गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अब तक अपन ने क्या बात की थी? थर्मल स्टेबिलिटी के लिए बात की थी। आज अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। कल अपन ने कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड नाइट्रेट के लिए बात की थी। आज बात करते हैं अपन तापीय स्थायित्व किसका? धातु सल्फेट का तापीय स्थायित्व। धातु सल्फेट का तापीय स्थायित्व जैसे नाइट्रेट में अपन ने बात की थी वैसे ही सल्फेट में बात करें। SO4-2 सल्फेट होता है, SO3-2 सल्फाइट होता है, S-2 सल्फाइड होता है। क्या होता है? सल्फाइड। धातु सल्फेट का तापीय स्थायित्व है, जितने भी धातु सल्फेट है सबको गर्म करने पर सभी धातु सल्फेट गर्म करने पर धातु ऑक्साइड तथा SO3 गैस देते हैं। क्या देते हैं? SO3 गैस। अगर मैं किसको छोड़कर, वही चार सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम को छोड़कर, इन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम को छोड़कर बाकी सभी को अपन गर्म करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? SO3 गैस मिलती है। MSO4 है, इसको गर्म किया MO प्लस SO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? SO3। पर ये टेम्परेचर कहाँ लेना है? ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का टेम्परेचर लेना है। कितना लेना है? 800 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का टेम्परेचर लेना है। अगर ये टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा ले लिया, MO प्लस SO2 प्लस हाफ O2, MO प्लस SO2 प्लस हाफ O2 का निर्माण हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर का थोड़ा ध्यान रखना कि अगर टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है तो क्या मिलेगा अपने को? SO3 गैस मिलेगी। अगर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है तो अपने को क्या मिलेगी? SO2 गैस मिलेगी। क्या मिलेगी? SO2 गैस। अब कुछ सल्फेट देखते हैं अपन। 3 नाम आएंगे अपने पास: ब्लू विट्रोल, ग्रीन विट्रोल एंड व्हाइट विट्रोल। अपन बात करते हैं पहले ब्लू विट्रोल की। CuSO4.5H2। पहले तो आपको ये पूछ लेता है इसमें कौन से बंध है। ये कॉम्प्लेक्स है, आगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। इसमें सहसंयोजक बंध भी है, उपसहसंयोजक बंध भी है, आयनिक बंध भी है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। ये कैसे लिखा हुआ है? CuH2O का होल 4 SO4.H2। तो इसमें कौन से बंध है बेटा? याद रखना, सहसंयोजक है। आगे पता लग जाएगा कैसे। सहसंयोजक, उपसहसंयोजक, आयनिक तथा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सहसंयोजक कहां पर है? H2O में भी है और सल्फेट में भी है। उपसहसंयोजक कहां है? कॉपर के साथ जो ये लिगेंड जुड़े हुए हैं H2O लिगेंड की फॉर्म में, ये सारे के सारे उपसहसंयोजक बंध प्रदर्शित कर रहे हैं। आयनिक बंध की बात करें, इस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है +2, इस पर रहता है नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में कौन सा बंध बनेगा? आयनिक बंध बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें, ये जल के अणु हैं, ये अंदर और इसके साथ क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। कितने जल के अणु? एक जल का अणु। ठीक है, एक जल का अणु 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। एक जल का अणु 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो अपना क्वेश्चन ये हो गया कि इसमें कौन से बॉन्ड है? सहसंयोजक है, उपसहसंयोजक है, आयनिक और हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसको सनलाइट में रखें,
इसको बोलते हैं ब्लू विट्रोल। ब्लू विट्रोल सनलाइट में रखा तो इसमें से 2 जल के अणु बाहर निकल जाएंगे, और अगर इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया गया, कितने पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या होगा, इसमें से 2 जल के अणु और बाहर निकल जाएंगे। तो क्या बन गया, CuSO4 डॉट H2O, ब्लूइश व्हाइट कलर का हो जाएगा, ये ब्लूइश व्हाइट कलर का। अगर इसको और गर्म किया तो अपने पास क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट। अगर इसको मैं मोर देन 800 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा अपने पास, कॉपर सल्फेट है वो किसमें टूटता है, कॉपर सल्फेट है कॉपर ऑक्साइड तथा SO2 में टूट जाता है। कॉपर ऑक्साइड प्लस मोर देन 800 है, SO2 प्लस हाफ O2। अगर ये लेस देन 800 डिग्री सेंटीग्रेड लिया, ये 270 डिग्री के आस, आपको टेम्परेचर याद नहीं रखना है। इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर का ही होता है। ये कैसा होता है, व्हाइट कलर का ही होता है। तो ये अपने पास क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस हाफ O2 का निर्माण हो जाएगा। ऐसे ही ग्रीन विट्रोल ने, इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। कैसा कलर होता है इसका, ब्लैक कलर होता है। नेक्स्ट अपन बात करें, ये तो था ब्लू विट्रोल। तो ब्लू विट्रोल का फॉर्मूला क्या हो गया, कॉपर CuSO4 डॉट 5H2O डॉट 5H2O। नेक्स्ट बात करें अपन FeSO4 डॉट 7H2O। ये है ग्रीन विट्रोल, ग्रीन विट्रोल है ये। यहाँ Fe कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर इसको गर्म करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये अपन 800 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं ले रहे, फिर भी अपने को क्या मिल रहा है, फिर भी अपने को SO2 एंड ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास लेते हैं, फिर भी अपने को क्या मिल जाता है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। क्योंकि क्या होगा, यहाँ पर पहले कौन बनेगा, यहाँ पर अगर अपन बात करें तो पहले कौन बनेगा, FeO बनेगा प्लस SO3 बनेगा। SO3 यहाँ पर एक अच्छा ऑक्सीकारक है और ये अच्छा अपचायक है, एक दूसरे को खत्म करके किस में बदल देगा, SO2 और खुद किस में बदल जाएगा, इसमें। तो ये दोनों एक जगह नहीं रहेंगे, तो ये दोनों किस में बदल जाएंगे, Fe2O3 प्लस SO2 में बदल जाता है। अगर इसके स्थान पर मैं Fe2SO4 का होल थ्राइस ले लूं, Fe2SO4 का होल थ्राइस, Fe यहाँ पहले ही +3 में है, तो इसको अगर मैं गर्म करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, Fe2O3 प्लस SO3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, SO3। तो अपने पास ये हो जाएगा Fe2O3 प्लस SO3 का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं व्हाइट विट्रोल के लिए बात करें। व्हाइट विट्रोल का फॉर्मूला क्या आएगा अपने पास, व्हाइट विट्रोल, तीनों ही विट्रोलों को याद रखना है अपने को, ZnSO4 डॉट 7H2। ये कौन है, व्हाइट विट्रोल। इसको अपन गर्म करेंगे तो धीरे धीरे जल के अणु सारे बाहर निकल जाएंगे, तो लास्ट अपने कौन बचेगा, ZnSO4। जल के अणु सारे बाहर निकल गए, धीरे धीरे निकल जाएंगे, पहले 2 अणु जल के निकलेंगे, फिर इसको और गर्म करेंगे ग्रेटर देन 800 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अपने को क्या मिल जाएगा, ZnO प्लस SO3 प्लस हाफ O2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, हाफ O2। तो ये अपने को ग्रीन विट्रोल के लिए बात करी। अगर अपन बात करें जिप्सम के लिए, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 डॉट 2H2। ये कौन है, जिप्सम है।
ये भी सल्फेट ही है, जिप्सम। इसको अगर मैं गर्म करूं कितना, नियर बाई 120 के आसपास गर्म करूंगा, नियर बाई 120 के आसपास गर्म करूंगा इसको। 120 के आसपास गर्म किया तो इसमें से जल के 1.5 मोल जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। पीछे क्या बचता है, ये आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, 120 पर गर्म करने पर CaSO4 डॉट हाफ H2O लिखा हुआ मिलेगा, या फिर आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है 2CaSO4 डॉट H2O डॉट H2O। इसको बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको आगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास गर्म कर देंगे तो किसमें बदल जाएगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ H2O। इसे बोलते हैं डेड प्लास्टर, मृत प्लास्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेड, ब्रंट प्लास्टर, जला हुआ प्लास्टर बोलते हैं। तो ये अपने पास क्या हो गए, ये अपने पास सल्फेट हो गए। इन सल्फेटों को गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास, लास्ट उत्पाद के रूप में मेटल। इसको और ज्यादा गर्म करेंगे तो किससे बदल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SO2। 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर लेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SO2 बन जाएगा। तो ये अपने को मेन याद रखने हैं, 3 फॉर्मूले ये स्पेशल याद रखने हैं। कौन से हैं अपने पास, लिख लेना डब्बे में, CuSO4 डॉट 5H2O, FeSO4 डॉट 7H2O, ZnSO4 डॉट 7H2O। ये कौन है, ब्लू विट्रोल। ये कौन है, ग्रीन विट्रोल। ये कौन है, व्हाइट विट्रोल। जिप्सम का भी याद रखना, CaSO4 डॉट 2H2O। ये कौन है, जिप्सम। और CaSO4 हाफ H2O, ये कौन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP है। क्या है, POP। तो इनके अपने को नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट अपन बात करें हीटिंग इफेक्ट ऑन एसिड। ऑक्सी एसिड पर हीटिंग इफेक्ट देखें अपन, ऑक्सी एसिड पर हीटिंग इफेक्ट देखें। बेटा जी एक नाम आता है, आपको सुना हुआ है आपका, विषमानुपातीकरण अभिक्रिया। विषमानुपातीकरण अभिक्रिया। जितने भी अस एसिड है, अस एसिड का मतलब क्या है, जिनमें इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है। जितने भी अस एसिड हैं, जितने भी अस एसिड हैं जिनमें भी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, उनको गर्म करेंगे तो वो क्या करेंगे, विषमानुपातीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे। विषमानुपातीकरण अभिक्रिया वो होती है जिसमें एक ही तत्व का ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ होता है। एक ही तत्व का ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ होता है, विषमानुपातीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कोई भी अपन अस एसिड लें, उनको गर्म करोगे तो किसमें टूट जाएंगे, वो देखते हैं। जैसे अपन बात करें HNO2 या H3PO3 या H3PO2 या H2SO3, ये सारे अस एसिड हैं। इसका नाम क्या है, नाइट्रस एसिड। इसका फॉस्फोरस एसिड, इसका हाइपोफॉस्फोरस, इसका सल्फ्यूरस, क्या नाम है, सल्फ्यूरस एसिड। तो अपने पास नाइट्रस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस, सल्फ्यूरस एसिड, ये अपने पास एसिड हो गए हैं। इनको अगर अपन गर्म करें
इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 +1 एंड +4। ये अपर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। अपर ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या है, नीचे के हैं। अपर ऑक्सीडेशन स्टेट से नीचे के हैं। तो इनमें अगर बात करें अपन कि इनमें कैसे कैसे विषमानुपातीकरण अभिक्रियाएं होगी, तो ये नाइट्रस एसिड है। इसकी अपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, NO3 प्लस NO में चला जाएगा प्लस NO है। फॉस्फोरस एसिड है, इसकी +3 है। अपर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी बेटा, इसकी अपर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +5। तो ये किसमें चला जाएगा, H3PO4 प्लस PS3 फॉस्फीन। यहाँ बात करें H3PO4 प्लस फॉस्फीन, यहाँ बात करें H2SO4 प्लस S क्या होगा, अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट देखा, इसमें +6 0 +5 -3 -3 +5 +5 एंड +2। सभी में यहाँ देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो अपने को पता चल गया कि जितने भी ऐसे एसिड है सबको गर्म करने पर वो अपर और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में मूव करते हैं। ऐसे ही अपन अगर HClO4 देखें, HClO4 तो अपर ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो HClO3 देखें या HClO देखें, HClO3 को देखें, इसको गर्म करेंगे। यहां पर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, 5। ये नाम है क्लोरिक एसिड। ये HOCl ले लूं मैं, इसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड, इसे एसिड ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, एसिड ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। इसको गर्म किया, HClO4 प्लस ClO2, HClO4 प्लस ClO2 मिलता है। क्या, ClO2। इसके लिए अपन पहले बात की थी, लुईस कैस्टिक ने, ये विषम इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीसीज है। इसकी संरचना कैसी, Cl डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट O लोन पेयर एंड एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। हाइपोक्लोरस एसिड को गर्म करेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, HCl प्लस HClO3 मिलेगा। क्या मिलेगा, HClO3। इसका नाम क्या हो गया, क्लोरिक एसिड हो गया। तो ये अपने पास एसिड हो गए। इनको गर्म करने पर क्या क्या मिलेगा, तो ये अपना सेकंड चीज हो गई क्या, तापीय स्थायित्व। क्या बात कर ली अपने, तापीय स्थायित्व। अब बात करते हैं अपन किसकी, अब बात करते हैं अपन सॉल्युबिलिटी, विलेयता। तीसरी बात करते हैं विलेयता। देखो बेटा जी, विलेयता कई चीजों पर डिपेंड करती है। विलेयता कई चीजों पर निर्भर करती है। ये जालक ऊर्जा पर, हाइड्रेशन जलयोजन ऊर्जा पर, दुर्वहन पर, पैकिंग कैपेसिटी पर, बहुत सी चीजों पर डिपेंड करती है। इसलिए विलेयता का सही सही गणना करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको, उस तरीके को याद रखना। उस तरीके से आपके ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्या क्या तरीके हैं, पहला, अपने नियम है ये नियम को लगाओगे तो आपको विलेयता इजी वे से आपके कैलकुलेट हो जाएगी। अपने नियम में बात करें, पहला, छोटे के साथ छोटा
अधिक स्थायी होता है, स्थायी होता है, इसलिए कम टूटता है। तो कम घुलनशील होगा। इस बात का मतलब समझे? छोटे के साथ छोटा अधिक स्थायी होता है, इसलिए कम टूटेगा तो कम घुलनशील होगा। ऐसे ही बड़े के साथ बड़ा अधिक स्थायी होता है, इसीलिए कम टूटेगा तथा कम घुलेगा। कम टूटेगा, कम घुलेगा। अपन बात करें लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड एंड सीजियम फ्लोराइड। मैंने देखा ये स्मॉल है और इसके साथ स्मॉल है, छोटे के साथ छोटा, मोर स्टेबल, लेस सोल्यूबल। तो इसकी सोल्यूबिलिटी कम होगी, तो ये किसका ऑर्डर आ जाएगा? सोल्यूबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा। सोल्यूबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा। ऐसे ही अपन बात करें छोटे वालों की बात करें तो अपने पास जो हैलाइड्स हैं वो स्मॉल काउंट कर लेते हैं। हैलाइड हैं उनको स्मॉल काउंट कर लेते हैं। अपन देखें BeF2, MgF2, CaF2, SrF2, BaF2। अब ये छोटे के साथ छोटा स्टेबल है, परंतु बेटा जी ये कोवलेंट है, साथ में इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी मैक्सिमम सोल्युबिलिटी मिलती है अपने को। तो सोल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा? BeF2, फिर BaF2, फिर SrF2, फिर CaF2, फिर MgF2। ये अपने पास ऑर्डर आ जाएगा किसका? इनकी सोल्युबिलिटी का। तो ये याद रखना कि छोटे के साथ छोटा ज़्यादा स्टेबल है और बड़े के साथ बड़ा ज़्यादा स्टेबल है। इसका अपने पास एक्सेप्शन क्या मिलेंगे, अपने को कहाँ दिक्कत आएगी, उनके लिए बात करते हैं। जहाँ जहाँ अपने पास दिक्कत आएगी उनके लिए बात करते हैं। बड़े के साथ बड़े वाला देख लेते हैं एक बार एग्जाम्पल के लिए। जैसे मैंने लिया बेरियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट एंड बेरियम कार्बोनेट। बेरियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। बेरिलियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, स्ट्रोंशियम नाइट्रेट एंड बेरियम नाइट्रेट। तो इनमें देखें बड़े के साथ बड़ा मोर स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है, बड़े के साथ बड़ा स्टेबल है, तो क्या होगा? स्टेबिलिटी ज़्यादा तो सोल्युबिलिटी कम। तो सोल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा? परंतु अपने को ये याद रखना है कि कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट किसके? फर्स्ट ग्रुप के। फर्स्ट ग्रुप के नोट लगा लो। फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट
तथा बाइकार्बोनेट का तापीय स्थायित्व वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, तापीय स्थायित्व बढ़ता है तथा विलेयता भी बढ़ती है, इनका तापीय स्थायित्व बढ़ेगा, किसका? फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट का, और सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है। तो आपको कोई बात करे, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट एंड सीजियम कार्बोनेट, ऐसे ही लिथियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, रुबिडियम बाइकार्बोनेट, सीजियम बाइकार्बोनेट। तो इनमें सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा? इनके लिए आपको स्पेशल याद रखना है, काफी बार पूछा जा चुका है। बाकी सभी में अपना रूल लगाना है, बड़े के साथ बड़ा स्टेबल, छोटे के साथ छोटा स्टेबल, मोर स्टेबल, लेस सोल्यूबल, लेस स्टेबल, मोर सोल्यूबल। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट जो बात है वो भी बात करनी है, उसमें भी नोट लगाना है। एक हाइड्रोक्साइड के लिए भी काफी बार पूछा जा चुका है। हाइड्रोक्साइड के लिए क्या पूछा गया है वो बात करते हैं। नोट में सेकंड पॉइंट लगाओ, फर्स्ट तथा सेकंड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड का तापीय स्थायित्व तथा फर्स्ट तथा सेकंड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड का तापीय स्थायित्व तथा विलेयता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइड्रोक्साइड की जो विलेयता है या तापीय स्थायित्व, दोनों ही बात करें, हाइड्रोक्साइड की विलेयता हो या तापीय स्थायित्व हो, दोनों ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होते हैं? बढ़ते हैं। जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड। तापीय स्थायित्व भी बढ़ेगा और विलेयता भी बढ़ती है। दोनों ही चीजें बढ़ती, दोनों ही चीजों की क्या करोगे? बढ़ जाएंगी। विलेयता दोनों ही चीजों की बढ़ेगी और तापीय स्थायित्व भी बढ़ेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार बात कर चुका है और ये भी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बारे में ही आपको याद रखना है। ये अपनी बातें हो गई किसके बारे में? विलेयता के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। यदि फाई का मान बढ़ेगा, यदि फाई का मान बढ़ेगा तो ऑक्साइड्स की अम्लीय प्रवृत्ति भी बढ़ जाएगी। तो अपन बात करें, फाई इंक्रीज ऑक्साइड की, फोर्थ पॉइंट है, ऑक्साइड की
अम्लीय प्रवृत्ति, ऑक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति, फाई बढ़ेगा तो ऑक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति भी बढ़ जाएगी। यदि फाई का मान कितना, √3.45, फाई के 3 अंडर फाई का मान अगर फाई का मान ग्रेटर देन 3.2, अगर फाई का मान ग्रेटर देन 3.2 है और या लेस देन 2.2 है और 3.2 तथा 2.2 के मध्य है, 3 कंडीशन बन रही हैं, या तो 3.2 से ज्यादा हो, या 2.2 से कम हो, या 2.2 और 3.2 के मध्य हो। इस कंडीशन में बात करें तो अगर फाई का मान √5 का मान 3.2 से ज्यादा है तो ये कैसा होगा, एसिडिक होगा, एसिडिक ऑक्साइड होगा। और ये कैसा होगा, बेसिक ऑक्साइड होगा। कैसा होगा, बेसिक ऑक्साइड। अगर इसकी बात करें तो ये कैसा होगा, एम्फोटेरिक, उभयधर्मी। कैसा होगा, उभयधर्मी होगा, एम्फोटेरिक होगा, उभयधर्मी। तो ये याद रखना, फाई का मान बढ़ने पर ऑक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। या अपन कह सकते हैं कि फाई का मान बढ़ेगा तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे तो एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7। अपन देख रहे हैं +2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। यहां से यहां जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज ऑन केटाइन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जाए। केटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो फाई का मान बढ़ेगा, फाई का मान बढ़ेगा तो कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ जाएगी, बेसिक नेचर घट जाएगी। देखो बेटा, ये कैसे होते हैं, दोनों बेसिक नेचर के होते हैं, और ये कैसा होता है, एम्फोटेरिक। और ये सारे कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो इनके लिए स्पेशल ध्यान देना है कि कैसे कैसे चेंज हो रहा है। तो फाई का मान जितना ज्यादा होगा, एसिडिक नेचर उतनी ज्यादा होगी। अब ये अपना आयनिक बॉन्ड खत्म होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्या, सहसंयोजक बंध की। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सहसंयोजक बंध से ही पूछे जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो सहसंयोजक बंध से पूछे गए हैं। क्या क्या पूछे गए हैं वो देखते हैं। सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के समान सांझे से बनने वाले बंध को सहसंयोजक बंध कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनों के समान सांझे से बनने वाले बंध को सहसंयोजक बंध कहा जाता है।
सहसंयोजक बंध निर्माण को समझाने के लिए दो नियम या सिद्धांत दिए गए। दो सिद्धांत दिए गए, कौन से? वीबीटी और दूसरा एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत और संयोजी बंध सिद्धांत, वीबीटी एंड एमओटी। एमओटी आगे बात करेंगे। एमओटी अपने सिलेबस में सम द्विपरमाणुक अणुओं के लिए है, सिर्फ सम द्विपरमाणुक अणुओं के लिए है, बाकी सब के लिए नहीं है। वीबीटी की बात करें, वीबीटी थ्योरी जो दी गई, नाम से पता चल रहा है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, कि वैलेंसी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वही बंध बनाने में भाग लेते हैं, बाकी कोई भी बंध बनाने में भाग नहीं लेता। इसके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार बंध बनाने में संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं और कोई भाग नहीं लेता। इस सिद्धांत के अनुसार बंध बनाने में संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। कौन भाग लेता है? संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। वीबीटी को समझाने के लिए दो परिकल्पनाएं दी गई। वीबीटी को समझाने के लिए दो परिकल्पनाएं दी गई। पहला, वीबीटी इस सिद्धांत के अनुसार बंध बनाने में संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। वीबीटी को समझाने के लिए दो परिकल्पनाएं दी गई। क्या दी गई? दो परिकल्पनाएं दी गई। क्या क्या थी दो परिकल्पनाएं? दो परिकल्पनाओं की बात करें तो क्या थी? एक तो था अतिव्यापन और दूसरा था संकरण। तो शुरू से एक बार दोबारा बात करें। इलेक्ट्रॉनों के समान सांझे से बनने वाले बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। कितने सहसंयोजक बंध बनेंगे? जितने मेरे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। जितने मेरे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही सहसंयोजक बंधों का निर्माण होता है। सहसंयोजक बंध को निर्माण को समझाने के लिए दो सिद्धांत दिए गए। कौन से? एक तो वीबीटी थी और दूसरा एमओटी था। वीबीटी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वीबीटी के अनुसार बंध बनाने में संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। जितने संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे वही बंध बनाने में भाग लेते हैं, दूसरे बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे। वीबीटी को समझाने के लिए दो परिकल्पनाएं दी गई। पहला अतिव्यापन और दूसरा संकरण। पहला तो अतिव्यापन और दूसरा संकरण दिया गया, संकरण। तो अपन पहली बात करते हैं किसकी? अतिव्यापन की। किसकी? अतिव्यापन की। अतिव्यापन समझाने से पहले अपन कक्षकों के प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि अपने पास क्या आएंगे? कक्षक पता होने चाहिए कौन से होते हैं। बंध निर्माण हमेशा किससे होगा? बंध निर्माण हमेशा अतिव्यापन से ही होगा। बंध का जो निर्माण होगा वो हमेशा किससे होगा? अतिव्यापन से होगा। संकरण से बंध का निर्माण नहीं होता। संकरण में तो लगभग समान ऊर्जा व भिन्न भिन्न आकृति के कक्षकों को क्या किया जाता है? मिक्स किया जाता है, जबकि बंध का निर्माण इससे नहीं होगा। बंध का निर्माण तो हमेशा किससे होगा? अतिव्यापन से होगा। किससे होगा? अतिव्यापन से। तो देखते हैं कक्षकों के प्रकार। कक्षकों के प्रकार।
कक्षक कौन सी बात करेंगे अपन? पहला एस कक्षक। यह अदिशात्मक गोलाकार कक्षक कैसा है? अदिशात्मक है। ये पॉइंट याद रखना, ये अदिशात्मक है। इस अदिशात्मक का मतलब क्या हुआ कि जो एस कक्षक है, जैसे अपने पास तीन एक्सेस होती हैं, एक्स एक्स, वाई एक्स एंड जेड एक्स। तो जो ये एस कक्षक है ये अदिशात्मक है, ये कहीं भी जा सकता है। ये एक्स एक्स पर भी बंद बना सकता है, वाई एक्स पर भी बना सकता है और जेड एक्स पर भी बंद बना सकता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। गोलाकार होता है, अदिशात्मक है। एस कक्षक, अब आगे अतिव्यापन के प्रकार पढ़ेंगे अपन, समाक्षीय अतिव्यापन और पार्श्व अतिव्यापन। तो अपन देखेंगे जो एस कक्षक है वो हमेशा समाक्षीय अतिव्यापन प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? समाक्षीय अतिव्यापन। तो इसमें लिख देते हैं एस कक्षक हमेशा समाक्षीय अतिव्यापन प्रदर्शित करता है। कौन सा अतिव्यापन? समाक्षीय अतिव्यापन प्रदर्शित करता है, अर्थात सिग्मा बंध का निर्माण करता है। अर्थात सिग्मा बंध का निर्माण करता है। समाक्षीय अतिव्यापन प्रदर्शित करेगा और हमेशा किसका निर्माण करेगा? सिग्मा बंध का निर्माण करता है। दूसरी बात करते हैं अपन, इसमें कोई भी नोडल तल नहीं होता। कोई नोडल तल नहीं होता। नोडल तल का मतलब क्या है? वह तल जहां पर किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं पाया जाता उसे क्या कहा जाता है? नोडल तल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोडल तल। आगे बात करते हैं दूसरा प्रकार, पी कक्षक। यह दिशात्मक प्रवृत्ति का डंबलाकार, यह दिशात्मक प्रवृत्ति का डंबलाकार कक्षक कैसा है? डंबलाकार है। डंबल की आकृति का कक्षक है ये। दिशात्मक प्रवृत्ति का होता है, यह सिग्मा तथा पाई बंध का निर्माण कर सकता है। ये दोनों प्रकार के अतिव्यापन प्रदर्शित करेगा, देखेंगे आगे। ये समाक्षीय अतिव्यापन भी प्रदर्शित करेगा, ये पार्श्व अतिव्यापन भी प्रदर्शित करेगा। यह कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। यह 3 प्रकार का होता है। कौन सा? Px, Py एंड Pz। 3 प्रकार का होता है। इन तीनों की ऊर्जा अभी कैसी है? समान है। जिन कक्षकों की ऊर्जा समान होती है वह समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समभ्रंश। ये तीनों के तीनों का भी कैसे हैं? समभ्रंश कक्षक हैं। समभ्रंश कक्षकों से वे कक्षक जिनकी ऊर्जा समान होती है
समभ्रंश कक्षक। कक्षक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। समभ्रंश कक्षकों से वे कक्षक जिनकी ऊर्जा समान होती है समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समभ्रंश कक्षक। तो px, py, pz क्या है? समभ्रंश कक्षक है। इसका मतलब क्या है px का? कि ये x एक्सिस के ऊपर पड़ा है, py y एक्सिस के ऊपर पड़ा है, pz z एक्सिस के ऊपर पड़ा है। तो अपन बात करें ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये कहाँ पड़ा है? ऐसे पड़ा है। ये कौन सा हो गया? py हो गया। और px रहेगा वो x एक्सिस पर, pz रहेगा वो z एक्सिस पर रहेगा। कहाँ रहेगा? z एक्सिस पर। तो p कक्षक अपने पास कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन तीसरा, डी कक्षक। डी कक्षक की बात करें, यह है द्विडंबलाकार दिशात्मक प्रवृत्ति, द्विडंबलाकार दिशात्मक प्रवृत्ति का कक्षक होता है। कैसा होता है? द्विडंबलाकार दिशात्मक प्रवृत्ति का कक्षक होता है। यह 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं देखते हैं। dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। इनको क्या बोलते हैं? नॉन एक्सियल। क्या बोलते हैं? नॉन एक्सियल बोलते हैं, जबकि इनको क्या बोलते हैं? एक्सियल बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सियल एंड नॉन एक्सियल। एक्सियल का मतलब हुआ जो एक्सिस के ऊपर पाए जाते हैं। एक्सियल का मतलब हुआ जो एक्सिस के ऊपर पाए जाते हैं। नॉन एक्सियल का मतलब हुआ जो एक्सिस के ऊपर नहीं पाए जाते। जैसे अपन बात करें dxy की बात करें, dxy का डायग्राम अपने को कैसे मिलेगा? ये x है, ये y है, तो इसका डायग्राम कैसे मिलेगा अपने को? इस हिसाब से अक्षों के बीच में मिलेगा। जबकि अगर मैं dx स्क्वायर y स्क्वायर की डायग्राम देखूं, x एंड y, x एंड y हो गया, तो ये एक्सिस के ऊपर हैं। जो एक्सिस के बीच में होंगे उन्हें अपन ने क्या बोला है? नॉन एक्सियल बोला है। जो एक्सिस के ऊपर होंगे उन्हें अपन ने क्या बोला है? एक्सियल बोला है। तो डी अपने पास 2 टाइप के हो गए, नॉन एक्सियल एंड एक्सियल। इनमें नोडल के तल कितने होंगे? इसमें 2 नोडल तल होंगे। एक तो ये मिलेगा अपने को और एक ये ऐसे खड़ा। इसको समझना, जैसे ये 3 तल होते हैं अपने पास, 3 तल होते हैं, 3 एक्सिस होती हैं। पेन से समझाते हैं आपको। एक तल ये है,
एक तल ये है और एक तल ये है, ये x बोल दूं, ये y बोल दूं, ये z बोल दूं, तो ये तल कौन सा हो गया? xy तल हो गया। ये तल कौन सा हो गया? yz तल हो गया। ये कौन सा हो गया? xz तल हो गया। तो अगर मान लो कक्षक यहां पर पड़े हैं तो ये तल और ये तल फ्री रह जाएंगे, यहां पर नोडल तल बन जाएंगे। तो इसमें कितने आएंगे? इनमें 2 नोडल तल आएंगे। कितने आएंगे? 2। इसमें नोडल तल कहां रहेगा? इन दोनों एक्सिस के बीच में, यहां पर और यहां पर रहेगा। आप तो याद रखना इसमें नोडल तल कितने मिलेंगे अपने को? 2 मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन संकृत कक्षक। संकृत कक्षक यह अधिकतम दिशात्मक प्रवृत्ति का गुब्बारे नुमा कक्षक है। कैसा है? गुब्बारे नुमा कक्षक है। ये कैसा है? बैलून शेप कक्षक है, गुब्बारे नुमा कक्षक है। यह हमेशा समाक्षीय अतिव्यापन प्रदर्शित करता है। यह हमेशा समाक्षीय अतिव्यापन प्रदर्शित करता है। ये बैलून शेप है। गुब्बारे नुमा कक्षक कैसा है? गुब्बारे नुमा बैलून शेप कक्षक है, गुब्बारे नुमा कक्षक है, समाक्षीय अतिव्यापन प्रदर्शित करता है। तो ये अपने पास क्या हो गए? कक्षकों के प्रकार हो गए। कौन सा कक्षक है वो कौन सा अतिव्यापन करेगा, ये नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब बात करेंगे अपन अतिव्यापन के लिए। किसी भी बंध निर्माण के लिए, सहसंयोजक बंध निर्माण, चाहे सिग्मा हो चाहे पाई हो, दोनों के लिए अपने को अतिव्यापन अति आवश्यक होगा। अगर अतिव्यापन नहीं हुआ तो सहसंयोजक बंध का निर्माण नहीं होगा। संकरण से बंध निर्माण नहीं होता। पहले संकरण की घटना घटती है, उसके बाद में क्या होता है? अतिव्यापन होता है। अतिव्यापन की बातें अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।